इस देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट से हमारा एक सीधा सा सवाल है। यह सवाल हम देश की सरकारों से भी कर सकते थे, लेकिन देश की सरकारें कभी नहीं चाहती कि यह जो दुर्व्यवस्था है यह कभी सही हो। तो ऐसी स्थिति में हमारा सवाल सीधा सा है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से हमारा सवाल जाति व्यवस्था को लेकर है। तो ऐसी स्थिति में इस सवाल को देखने से पहले हम आपको कुछ पिछले वर्षों का इतिहास देखना चाहते हैं कि जाति व्यवस्था के नाम पर किस प्रकार से देश में दरिंदगी हुई है। उसके बाद हम अपना सवाल सुप्रीम कोर्ट से करेंगे कि आखिर अगर इस व्यवस्था को इस तरह कर दिया जाए तो आखिर यह कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। सवाल करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि जाति व्यवस्था के नाम पर हमारे देश में किस प्रकार की दरिंदगी हुई है। हमारे देश की जाति व्यवस्था सभी लोगों को पता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये नीचे वाला भी इसी में आ जाता है, शूद्र वर्ग में ही शामिल होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में हमारे देश की जाति व्यवस्था विभाजित है। हमारे देश के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित कर दिए गए थे प्राचीन काल से ही। इस व्यवस्था में कोई दोष नहीं है, लेकिन इस व्यवस्था को पालन करने वाले लोगों में दोष है। क्योंकि इस व्यवस्था के तहत बताया गया था कि जो लोग ज्ञानी वर्ग होगा, जो ज्ञानी होगा उसे इसमें, जो शक्तिशाली वर्ग होगा उसे क्षत्रिय, और जो कारीगर और ईगर होंगे उसे वैश्य और शूद्र वर्ग में विभाजित कर दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश की सब सिस्टम सही था। उसमें कमी क्या आ गई कि बस इसमें कमी कुछ नहीं थी, केवल एक कमी आ गई कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग था दिन प्रतिदिन इस शूद्र वर्ग पर अत्याचार करते चला गया। इस सिस्टम को बांटा गया था कि हमारे देश का सभी कार्य प्रशासन सही ढंग से सुचारू रूप से देश का कार्य आगे बढ़ सके। लेकिन कार्य आगे बढ़ाने के बजाय इस ब्राह्मण क्षत्रिय लोगों ने दिन प्रतिदिन इन निचले वाले तबके के ऊपर अत्याचार किया। प्राचीन काल में जब व्यवस्था यह बनाई गई उसके बाद से इन लोगों के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्राचीन काल के बाद जब हम पूर्व मध्यकाल में आते हैं अर्थात राजपूत काल में देखा जाता है कि जब राजपूत लोग आपस में लड़ रहे थे तो उस समय हमारे देश पर मध्यकाल आते आते विभिन्न प्रकार के विदेशी आक्रमण होते गए। जब इन दोनों वर्गों ने आज तक हमारे निचले वाले लोगों के ऊपर अत्याचार किया था, तो ऐसी स्थिति में जब बाहरी लोगों का आक्रमण होता था तो केवल यही ऊपर वाले वर्ग इस बाहरी लोगों से मुकाबला करते थे, जबकि निचले वाले लोगों का कोई योगदान नहीं होता था, जिसका मूल कारण था कि ये लोग इन लोगों के ऊपर काफ़ी अत्याचार करते थे, इन्हें कोई अधिकार नहीं देते थे, जिसके तहत देखा गया कि हमारे देश पर बाहरी लोगों का अधिकार होते चला गया। हमारा देश बाहरी आक्रमणकारियों के अधीन होते चला गया। जिस व्यवस्था को बनाया गया था देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उस व्यवस्था के कारण हमारा देश बाहरी लोगों के अधीन होता चला गया। क्योंकि हमारे देश की बहुसंख्यक हमारे देश की आधी से ज़्यादा आबादी युद्ध से दूर रहती थी। केवल यही लोग आपस में आप साठगांठ करके यही लोग युद्ध लड़ा करते थे। इन निचले वाले लोगों से युद्ध से कोई मतलब नहीं होता था। अब मतलब रखते भी क्यों? क्योंकि इन लोगों ने आज तक कोई अधिकार दिया ही नहीं। शोषण करने के बजाय इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में ये लोग युद्ध से किनारा कर लेते थे। यही लोग आपस में यही लोग युद्ध लड़ा करते थे। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने इन नीचे वाले लोगों को युद्ध से दूर कर दिया, क्योंकि दिन प्रतिदिन इन लोगों ने अत्याचार किया। जब इनके हाथ में शक्तियाँ आ जाती तो इन्हीं लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में बाहरी आक्रमण जब हुए तो इन लोगों ने अपना योगदान नहीं दिया। इन्हीं लोगों के चक्कर में तो हमारे देश में बाहरी लोगों की घुसपैठ होती चली गई और हमारा देश दिन प्रतिदिन गुलाम होता चला गया। तो ऐसी स्थिति में देखा गया कि हमारे देश की जो जाति व्यवस्था थी वह दिन प्रतिदिन हमारे देश के लिए हानिकारक साबित होती गई। यह जाति व्यवस्था देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाई गई थी कि एक वर्ग रहेगा, ज्ञान बांटेगा, एक वर्ग देश को संभालने का कार्य करेगा, और एक वर्ग खान पान की व्यवस्था करेगा, लोगों की सेवा करेगा, एक वर्ग रहेगा। लेकिन इन लोगों ने अपनी सत्ता समझ लिया इस जाति व्यवस्था को। ये लोग छोड़ना ही नहीं चाहते थे कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया वह ब्राह्मण है और जो शूद्र में हो गया वह शूद्र ही हमेशा रहेगा।
लेकिन ऐसा नहीं था। अगर शूद्र वर्ग भी ज्ञान प्राप्ति कर ले तो शायद इस वर्ग में शामिल हो जाता। शुरू में जिस प्रकार की व्यवस्था थी, लेकिन बाद में इसका दुरुपयोग हुआ और जो है हमारा देश जो है बाहरी आक्रमणकारियों के अधीन होता चला गया। वैसे देखा जाए तो ये सभी वर्ग जो है जितने भी जातियां, ये सभी जो है हिंदू धर्म के अंतर्गत आती हैं। लेकिन हमारे देश का ये जो ब्राह्मण समुदाय है, इसने जो है खुद को ही केवल हिंदू समझा और क्षत्रियों को बस, निचले वाले शूद्र को इसने जो है हिंदू माना ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला गया। क्योंकि जब शूद्र उद्र को अगर कहीं रामायण उमायण की कथा चलती थी, तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण लोग जो है इनकी कान में जो है लकड़ी ठूस दिया करते थे कि कहीं शूद्र भी जो है रामायण ना सीख ले। तो ऐसी स्थिति में शूद्र वर्ग जो है दिन प्रतिदिन सनातन धर्म से दूर होता चला गया। इस वैश्य वर्ग में भी जो है कुछ लोग दूर होते चले गए, क्योंकि इन लोगों ने सनातन धर्म को केवल अपने तक ही सीमित रखा। ऐसे में हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला गया। अब बाहर से जो मुस्लिम आक्रांता आए, उन लोगों ने जब आक्रमण किया तो केवल इन्हीं लोगों ने सामना किया। जब मुस्लिम आक्रांता आए, ऐसी स्थिति में जो है शूद्र वर्ग इससे दूर रहा, क्योंकि शूद्रों को जो है आज तक इन्होंने रामायण का ज्ञान होने ही नहीं दिया। रामायण कोई भी जो है सनातन धर्म से कोई भी ज्ञान की बात चलती थी तो इन लोगों के कान में जो है लकड़ी ठूस दिया जाता था इन ब्राह्मणों के द्वारा। तो दिन प्रतिदिन हमारा सनातन धर्म छोटा होता चला गया। आज स्थिति यह है कि सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म से लोगों की दूरी काफ़ी बढ़ गई है। हमारे हिंदू देश में जो है हिंदू जो ये शूद्र रुद्र जो है, ये सब भी जो है सनातन धर्म को मानने नहीं चाहते। ये लोग भी सनातन धर्म से अब पूरी तरह बायकॉट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा गया कि बाहरी आक्रमणकारी जो मुस्लिम आक्रांता आए, मुस्लिम आक्रांता के बाद जो अंग्रेज भी आए, उन लोगों ने हमें गुलाम इसलिए बनाया क्योंकि हम लोग जो है विभिन्न वर्गों जातियों में विभाजित थे, एकजुट नहीं थे, इसलिए जो है इन लोगों ने हमें गुलाम बना लिया था। अगर ये संपूर्ण जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र संपूर्ण लोग एकजुट होते, इस प्रकार से कार्य करते कि हम सब एक हैं, तो ये दो कौड़ी के जो मुस्लिम आक्रांता आ रहे थे, इनकी इतनी हिम्मत ना थी कि हमारे देश को गुलाम बना लेते। लेकिन हम लोग जो है विभिन्न जातियों में विभाजित थे, जिसका पूरा फायदा इन लोगों ने उठाया और जो है हमारा देश गुलाम रहा। उसके बाद मुस्लिम आक्रांताओं के बाद अंग्रेजों ने भी हम लोगों के विभाजन की स्थिति का लाभ उठाते हुए हमें गुलाम बना लिया। भारत पर जो है भारत पर हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी रहने लगे। तो ऐसी स्थिति में उस समय भी हिंदू तो आपस में विभाजित थे ही। उसके बाद जो मुस्लिम आए, उन लोगों ने भी जो है उन लोगों का तो धर्म ही अलग था। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने गुलाम बनाने के लिए कहीं धर्म के नाम पर मुस्लिम हिंदू को अलग कर दिया, हिंदुओं में जो है ब्राह्मण क्षत्रिय इन सबको अलग अलग करके हमारे देश को पूरी तरीके से गुलाम बना लिया। तो ऐसी स्थिति में हमारा सीधा सा सवाल सुप्रीम कोर्ट से यही है कि अगर हम सब ये जितनी भी जातियां हैं, ये सब अगर एकजुट रहें, तो ऐसी स्थिति में क्या कोई हमारे देश को गुलाम बना सकता है? क्योंकि हमारे देश के ऊपर, तो ऐसी स्थिति में हमारा सीधा सा सवाल सुप्रीम कोर्ट से यही है कि जब इस जाति व्यवस्था की पूर्व जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के तहत हम लोग कब एकजुट होंगे? क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जो है हम लोगों को विभाजित करके बाहरी शक्तियों के लिए छोड़ दिया गया है कि जाओ उन्हें वो लोग विभाजित हैं, अलग अलग हैं, उन लोगों को मारो काटो। आज देखा जाता है कि कहीं हमारे देश में अगर कोई ब्राह्मण मारा जाता है तो शूद्र वर्ग खुश होता है, शूद्र मारा जाता है तो ब्राह्मण वर्ग खुश होता है। ऐसी स्थिति में हम यह कब समझेंगे कि हम सब एक ही हैं? केवल हम लोगों ने अपने देश का प्रशासन कुशल ढंग से चलाने के लिए विभाजन किया था, लोगों को अलग अलग जातियों में बांटा था। लेकिन हम सब जो देखा जाए एक ही हैं, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई वैश्य, ना कोई शूद्र। यह भावना हम लोगों के अंदर कब विकसित होगी कि हम सब केवल भारतीय हैं, ना कि ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र? यह भावना हमारे देश में कब विकसित होगी? यही सीधा सा सवाल हमारे देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट से हमारा सीधा सा सवाल है कि हम लोगों को कब एकजुट किया जाएगा? विभिन्न प्रकार के बाहरी तत्व आते हैं, ब्राह्मणों को अलग फोड़ कर ले जाते हैं, क्षत्रियों को अलग फोड़ लेते हैं और हमारे देश को गुलाम बना लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें हमारी स्थिति जो है देखा जाए तो इस समय भारत के काफ़ी अनुकूल है। इस समय हमारे देश के ऊपर कोई बाहरी खतरा नहीं है। तो इस समय हमें जो है अपनी अंदरूनी कमजोरियों को दुरुस्त करने का समय है, क्योंकि जब बाहरी आक्रमण होना शुरू हो जाएगा तब जाकर हम एकजुट नहीं हो पाएंगे। बाहरी आक्रमण अभी नहीं होगा तो क्योंकि इससे पहले जो है
हमें अपनी जो है अंदरूनी कमियों को दूर करना चाहिए, ना कि हमें यह इंतज़ार करना चाहिए कि जब आक्रमण होगा तब देखा जाएगा। इस समय परिस्थितियाँ जो है भारत के अनुकूल हैं, तो इस समय हम हमें अपनी अंदरूनी कमजोरियों को दूर करने की आवश्यकता है। अगर हमें इन सभी जातियों से छुटकारा कर दिया जाए, सभी नाम के बाद जो है, जैसे नाम के बाद हम अपने नाम के बाद जो है शुभ यादव लिखते हैं, तो अगर हम अपने नाम के बाद शुभ भारती लिखें, ऐसा काम सब लोग करने लगे, तो हमारी जो है जाति व्यवस्था खत्म हो सकती है और हम सभी लोग एकजुट हो सकते हैं। शुभ यादव लिखने के बजाय शुभ भारतीय, शुभ इंडियन, कुछ भी एक यूनिक शब्द रख दिया जाए, उसी के नाम पर जो है सब लोग अपने नाम के बाद वही शब्द जो है लगाएं, कुछ भी लिख दिया जाए। अब जैसे अभी वर्तमान में आया था छावा, शेर का बच्चा छावा, या तो हम अपने सब लोग जितने भी देश के निवासी हैं सभी लोग अपने नाम के बाद छावा लिखना शुरू कर दें, तब भी जो है छावा या किसी जो है एक विशेष धर्म से नहीं संबंधित है। छावा मतलब शेर का बच्चा, सब लोग अपने नाम के बाद छावा लिखें तो सभी लोग शेर के बच्चा हो जाएंगे और एकजुट भी हमारा देश हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है आज देखा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, तो संविधान में शूद्र वर्ग से वो आते थे, तो ऐसी स्थिति में अपने शूद्र वर्ग को ज़्यादा अधिकार दे दिए। वैसे ही ओबीसी पिछड़े वर्ग को ज़्यादा अधिकार दे दिए, ब्राह्मणों को अधिकार ही नहीं मिला। आरक्षण के नाम पर जो है भर्तियों से इन्हें बाइकाट कर दिया जाता है। ये तो मान लीजिए ठीक था कि पिछड़ी वर्ग से थे, इन्हें जो है इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, लेकिन यहाँ पर अब यही माना जाएगा कि ब्राह्मण जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निचले तबके से आते थे, इसलिए निचले तबके को ज़्यादा अधिकार दे दिए, जबकि ब्राह्मणों को संविधान में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसी प्रकार जो है अगर कभी जो है अब फिर संविधान अगर बनेगा, अगर ब्राह्मणों द्वारा बनाया जाएगा तो ब्राह्मण वर्ग अपने अधिकार में बनाएगा। जिस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शूद्रों के लिए ज़्यादा काम कर दिया, संविधान में ज़्यादा प्रावधान कर दिए, उसी प्रकार कभी ब्राह्मण आने वाले समय में, हमें ऐसा लग रहा है कि अब संविधान यही रहेगा, यही नहीं रहेगा, आने वाले समय में फिर दूसरा कोई संविधान बनेगा, क्योंकि इतिहास यही प्रकृति का नियम है, परिवर्तन। अगर ब्राह्मण बनाएगा तो ब्राह्मण अपने अधिकार में फिर से बना लेगा। तो ऐसी स्थिति में हम जो है यही कहना चाहेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लिखने के बजाय हमें अपने नाम के बाद कोई ऐसा यूनिक शब्द लिखा जाए जिससे सभी देश के भारतीय जो है एकजुट रहें। अगर किसी स्थान पर कोई व्यक्ति मारा जाए तो उसकी जाति ना खोज कर यह देखा जाए कि एक भारतीय मारा गया और पूरे देश में जो है उसके समर्थन में आवाज़ उठे। नहीं तो देखा जाता है अगर कहीं कोई व्यक्ति मरा तो सबसे पहले देखा जाएगा किस जाति का था, ब्राह्मण, तो केवल ब्राह्मण उसका विरोध करते हैं। शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय, ये सब एकदम साइलेंट मान लेंगे। जब कहीं शूद्र मराएगा तो ब्राह्मण वर्ग पूरा खुश हो जाएगा, शूद्र वर्ग केवल विरोध करेगा। तो ऐसी स्थिति में हम यही चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से हमारा यही सीधा सा सवाल है कि हम अपने नाम के बाद अपनी जाति ना लिखकर कोई ऐसा यूनिक शब्द लिखें जिससे हमारे देश के सभी भारतीय एकजुट रहें। कहीं किसी के ऊपर कोई दिक्कत आए तो सब लोग यह सोचें कि हमारे ऊपर दिक्कत आई है। तो ऐसी स्थिति में सीधा सा सवाल हमारा सुप्रीम कोर्ट से है कि आखिर हमें कब तक इन जातियों के नाम पर बांट के रखा जाएगा। अभी हमारे देश की परिस्थिति इस कदर पहुंच गई है कि हमारे देश पर देखा जा रहा है कोई आक्रमण करने की शक्ति नहीं है किसी बाहरी तत्व में। तो ऐसी स्थिति में हमें अब इस समय अपने अंदर की जो है कमजोरियों को दुरुस्त कर लेना चाहिए, ना कि हमें आक्रमण का इंतजार करना चाहिए कि जब आक्रमण होगा तब हम लोग एकजुट होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि कभी भारत पर आक्रमण अब नहीं होगा, भारत पर भी अब हर जगह युद्ध होगा, हर जगह आक्रमण होगा, केवल भारत ही नहीं, हर दुनिया में। क्योंकि जो है अभी ऐसा लग रहा है कि अब तो युद्ध का काम खत्म है, युद्ध का काम खत्म नहीं है। अभी हमारे ऊपर जो चीन बैठा है, ये दिन प्रतिदिन भारत में घुसने की फिराक में रहता है, हर दिन प्रतिदिन जो है भारतीयों को फोड़ने के चक्कर में रहता है, दिन प्रतिदिन भारत में घुसकर राज करने के चक्कर में चीन रहता है। अमेरिका भी इस समय आप देख ही रहे होंगे नाराज चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अभी हमें जो है अपने अंदर की कमजोरियों को इससे पहले दूर कर लेना चाहिए कि कहीं कोई आक्रमण ना हो। तो हमारा सीधा सा सवाल यही सुप्रीम कोर्ट से था। अगर आप लोगों को हमारा सवाल कहीं कोई कमी लगे तो आप भी अपना राय दीजिए इस नीचे। इस देश की जाति व्यवस्था को सही करने में आप लोग भी अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि यह जाति व्यवस्था हम लोगों को दिन प्रतिदिन बांटते चली जा रही है।